नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट परीक्षा 2022 के लिए जारी सिलेबस के अनुरूप अगला जो सब्जेक्ट शुरू किया जा रहा है वो है भूगोल। इसके अंतर्गत आप भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल कंप्लीट करेंगे। आज जो स्टार्ट हो रहा है वो है भारत का भूगोल। इसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक है वो है भारत का भौतिक भूगोल। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है वो पूछा जा रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड किसका भाग था। तो याद रखिएगा, भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग था। अब जरा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का छोटा सा इंट्रो देख लीजिए, क्योंकि ये भारत के और विश्व दोनों के परिप्रेक्ष्य में आपको जानना जरूरी है। जो लोग जानते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग नहीं जानते हैं मात्र इंट्रो मात्र से उनको एक बृहद कल्पना करने का आधार मिल जाएगा। याद रखिएगा, ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है ये एक जर्मन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताने का प्रयास किया, जो वर्तमान समय में महाद्वीप की स्थिति है वो पूर्व में क्या स्थिति थी और कैसे वर्तमान की स्थिति बनी, यही महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंतर्गत वेगनर महोदय ने बताने का प्रयास किया है। अंतिम कार्बोनिफेरस युग के पहले की बात हो रही है, और वेगनर महोदय ने बताया कि एक विशाल भूखंड था, और उस विशाल भूखंड को उन्होंने नाम दिया पैंजिया। यानी जो वर्तमान में महाद्वीपीय स्थिति है उसको जरा कल्पना करिए कि ये एक ही भूखंड हो, यानी एक गोला हो, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, पैंजिया। और जो पैंजिया के चारों तरफ जली भाग था उनको उन्होंने कहा ये पैंथालासा है। समय बीता, कालांतर में पैंजिया का विखंडन हुआ और पैंजिया दो भागों में ब्रेक हुआ। जो उसका उत्तरी भाग था उसको लारेंसिया या अंगारा लैंड का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, लारेंसिया या अंगारा लैंड। और जो उसका दक्षिणी भाग था उसको कहा गया कि ये गोंडवाना लैंड है। याद रखिएगा, इन दोनों भागों के मध्य में जो जली भाग था उसको नाम दिया गया टेथिस सागर। यानी कि अब दो भाग हो गए पैंजिया के, एक हो गया लारेंसिया या अंगारा लैंड और दूसरा हो गया गोंडवाना लैंड। बाद में लारेंसिया और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भी टूटा, और उन्हीं ब्रेक के बाद विभिन्न महाद्वीपों का निर्माण हुआ। यानी कि जो लारेंसिया था इससे उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया में आप भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़ देंगे। और गोंडवाना लैंड से अगर देखेंगे तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारतीय उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये किसके भाग थे, गोंडवाना लैंड के। यही पहले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड किसका भाग था, तो गोंडवाना लैंड का। अब आपको बिल्कुल स्थिति आपके दिमाग में क्रिएट हो गई होगी। अब आपको समझने के स्तर पर बहुत आसानी होगी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न मैंने अपने एक्सप्लेनेशन में कवर कर दिया है। अगला पूछ रहा है कि भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। तो याद रखिएगा, भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा है तट और द्वीप। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग किस मानसून से प्राप्त करता है। तो याद रखिएगा, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपको नदी तथा नदी घाटियों से संबंधित मिलेगा। इसमें जो पहला प्रश्न पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि हिमालय की नदियां किस अपवाह का उदाहरण है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है हिमालय की नदियां। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपका जवाब होगा गंगा नदी। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर। इसको आप ट्रिक के तौर पर 25-25 किलोमीटर करके भी याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमानी से होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भागीरथी नदी में भिलांगना नदी किस स्थान पर मिलती है। तो आपका जवाब क्या होगा, टिहरी स्थान पर भागीरथी नदी में भिलांगना आकर मिलती है। और याद रखिएगा, जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी आपस में मिलन करती हैं तो उस स्थल को क्या कहा जाता है, देवप्रयाग कहा जाता है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। और एक बात और याद रखिएगा, जो कि अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जब संयुक्त रूप से आगे बढ़ती हैं तो उन्हें ही गंगा नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि गंगा नदी कहां पर मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। तो आपका जवाब होगा हरिद्वार में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है और इसका बैकग्राउंड क्या है। तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है फरक्का। यानी पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और जब वो गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो बांग्लादेश में उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में ही पद्मा ब्रह्मपुत्र से मिलती है। और अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि पद्मा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है वो किस नाम से जानी जाती है। तो आपका जवाब होगा मेघना के नाम से जानी जाती है।
क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो याद रखिएगा, रामगंगा, घाघरा, गंडक, सोन, कोशी और यमुना नदी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक प्रश्न और बनता है कि जो गंगा की सहायक नदियां हैं वो बाएं ओर किनारे से जो गंगा में मिलने वाली सहायक नदियां हैं उनके भी बारे में पूछा जाता है। तो अब आपका जवाब क्या होगा? रामगंगा, गोमती, घाघरा और गंडक और कोसी, ये नदियां गंगा नदी से बाएं किनारे से मिलती हैं। और यदि पूछा जाए कि दाहिने किनारे से गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं, तो याद रखिएगा यमुना और सोन नदी। मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगा, यदि आप बाएं और दाएं से मिलने वाली नदियों के बारे में बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं याद रखना चाहते हैं तो केवल इतना याद रखिएगा कि दाहिने किनारे से गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? यमुना और सोन। अगर आप ये फैक्ट याद रखेंगे तो आप जब विकल्प आएगा तो इजीली आप एलिमिनेट करके आप सही आंसर कर सकते हैं। यानी गंगा नदी से दाहिने किनारे से मिलने वाली नदी कौन है? यमुना और सोन नदी। देखिए, मैं वहां पॉइंट आउट करने का प्रयास करता हूं जहां आप लोगों द्वारा ही बताया जाता है कि सर यहां से गलती हो जाती है हमसे, तो मैं आपको अपने लेक्चर के दौरान वो पिन पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं जहां से बार बार गलती हो रही है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर, ये प्रमुख नगर हैं जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश स्पेशल में यह प्रश्न पूछा गया है। पूछा जा रहा है कि कानपुर गंगा नदी के किस किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा, कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे स्थित है। और यदि पूछा जाए वाराणसी के संदर्भ में, तब आपका जवाब होगा वाराणसी गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यहां मैं एक छोटा सा आपको ट्रिक दे देता हूं जिससे आपका यह प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिए, बाएं में भी ब है और वाराणसी में भी मान लीजिए वाराणसी, यानी ये दोनों सिमिलर है। यानी आपको दिमाग में ये क्लियर कट हो गया कि वाराणसी होगा तो बाएं होगा, और इसी का अपोजिट कर दीजिएगा कानपुर के लिए, तो आपका ये प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है? तो याद रखिएगा, यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ चोटी के पास से उद्गम होती है। याद रखेंगे, यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ चोटी के पास से यमुना नदी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि यमुना की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो याद रखिएगा, केन, बेतवा, चंबल, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। केन, बेतवा और चंबल। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत में कहां से है? तब आपका सही जवाब क्या होगा? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से है। कई बार यह प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से उद्गम नहीं होती है? तो यहां पर 3 नदी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु का नाम दिया रहेगा और चौथी कोई और नदी दे देगा, उसी को आपको एलिमिनेट करके आपको टिक करके अपना जवाब देना होगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियां तिब्बत के मानसरोवर झील के आसपास से उद्गम होती हैं। अगला देखिए, पूछ रहा है कि ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा, सहायक नदी के मामले में ब्रह्मपुत्र से बहुत प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए याद रखेंगे जयमोली, तिस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग और संकोश, ये नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, सांगपो या सापू के नाम से। ज्यादा विकल्प में आपको सांगपो नदी मिलेगा। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नदी से, असम में आपको ब्रह्मपुत्र के नाम से, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहां से होकर प्रवाहित होती है? तो आपका जवाब क्या होगा? चीन के तिब्बत क्षेत्र, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कौन सी नदी हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती हैं? तब आपका जवाब होगा सतलज नदी हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। और एक बात और याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि सतलज नदी का उद्गम, तो अभी आपने पढ़ा है कि तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट राकस ताल, यानी या इसको एक और नाम से जानते हैं राक्षस ताल झील के पास से सतलज नदी का उद्गम होता है। वहां आपने पढ़ा था सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ठीक है, तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि जो सतलज नदी है ये मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल के पास से निकलती है। अब पूछ रहा है कि भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तब आपका जवाब होगा, यानी यहां पे पूछा जा रहा है कि उन नदियों का नाम बताइए जिनका प्रवाह पश्चिम की ओर है। तब आपका जवाब होगा नर्मदा, ताप्ती और माही नदी, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। और इनके बारे में एक और प्रश्न बन सकता है कि इन नदियों के द्वारा
डेल्टा का निर्माण नहीं होता है बल्कि एस्चुअरी का निर्माण होता है। यानी एस्चुअरी का निर्माण किसके द्वारा होता है? जो नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं, अर्थात नर्मदा, ताप्ती और माही नदी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि तापी नदी कहां से निकलती है? तो याद रखिएगा, तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है तापी नदी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहां से है? तो आपका जवाब क्या होगा? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। अब यहां पे पूछा जा रहा है कि नर्मदा नदी किन श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं? तब आपका जवाब होगा विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य। कहां से? विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। यानी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली नदियों के उदाहरण में नर्मदा नदी शामिल है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि दामोदर नदी का उद्गम कहां से है? तब आपका जवाब होगा दामोदर नदी का उद्गम झारखंड में छोटा नागपुर पठार से होता है। और याद रखिएगा, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक नदी कौन है? तो दामोदर नदी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जो गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर का जो लंबा मार्ग है दामोदर नदी का, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको जैविक मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, बायोलॉजिकल डेजर्ट कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यानी जो दामोदर नदी जैविक मरुस्थल है, ये कहां पर है? गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर का ये लंबा मार्ग है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व की दिशा की ओर बहने वाली नदियों का उदाहरण कौन सा है? तब आपका जवाब क्या होगा? अगर आप उत्तर से दक्षिण के क्रम में इन नदियों को देखें जो कि प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व की दिशा की ओर बहती हैं, तो उसमें आपको सबसे उत्तर में सुवर्ण रेखा नदी, अगला है महानदी, फिर गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी, बेंगई नदी। यानी ये नदियां प्रायद्वीपीय भारत की हैं और पूर्व की दिशा में बहती हैं, और इन नदियों का जो क्रम है वो उत्तर से दक्षिण की ओर से। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं नदियों का नाम: सुवर्ण रेखा नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी और वेंगई नदी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है लगभग? तो याद रखिएगा 1465 किलोमीटर लंबी गोदावरी नदी है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि गोदावरी नदी का उद्गम कहां से है? तब आपका जवाब होगा गोदावरी नदी महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि गोदावरी नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कौन सी नदी भारत की ऐतिहासिक नदियों में से एक है जिसे हिंदू पवित्र मानते हैं? तो आपका इसमें सही जवाब अगर विकल्प में कावेरी नदी दिया हो तब आप उसको टिक कर दें। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि किस नदी को दक्षिण की गंगा अर्थात दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? तब आपका जवाब होगा कावेरी नदी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कावेरी नदी का उद्गम कहां से है, यानी इसकी उत्पत्ति कहां से है? तब आपका जवाब होगा कावेरी नदी की उत्पत्ति कर्नाटक के पश्चिमी घाट श्रेणी में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है, जो कि कोडगू जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, याद रखिएगा कहां से? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कोसी नदी का उद्गम कहां से है? तब आपका जवाब होगा कोसी नदी पूर्वी नेपाल में गोसाई थान से निकलती है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कोसी नदी गंगा नदी में कहां पर मिलती है? तो याद रखिएगा कटिहार, जो कि कहां पर है? बिहार में। यानी कटिहार के समीप कोसी नदी गंगा नदी से मिल जाती है। और याद रखिएगा कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तन और आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, कोसी नदी के इस व्यवहार के कारण, यानी मार्ग परिवर्तन और बार बार बाढ़ लाने के कारण, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है श्योक नदी को काराकोरम क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो आपका जवाब होगा श्योक नदी को काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी के नाम से जाना जाता है, यानी रिवर ऑफ डेथ। किसको? श्योक नदी को। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है सतलज नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा सतलज नदी पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होते हुए सिपली ला दर्रे, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहां से भारत में प्रवेश करती है। यानी भारत में सतलज नदी सिपकी ला दर्रे के निकट से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कपिली नदी किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा कपिली नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, कपिली नदी के तट पर कौन सा नगर स्थित है? तो आपका जवाब होगा कामरूप नगर कपिली नदी के तट पर स्थित है, और कपिली नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात है किस दृष्टिकोण से? तो याद रखिएगा
चौड़ाई के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जोग जलप्रपात कहां पर अवस्थित है और किस नदी पर? तो आपका जवाब होगा जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो याद रखिएगा, आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात है, जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। यानी दो प्रश्न बनेंगे यहां पर कि आयतन के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, तो आपका जवाब होगा शिव समुद्रम जलप्रपात। और यदि यह पूछा जाए कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तब आपका जवाब होगा कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि चित्रकूट जलप्रपात कहां पर स्थित है और किस नदी पर? तो आपका जवाब होगा चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात को अन्य किस रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात कहते हैं। यानी भारत के नियाग्रा प्रपात के तौर पर किसको जाना जाता है? चित्रकूट जलप्रपात। यानी इसको साधारण भाषा में समझेंगे तो चित्रकूट जलप्रपात की तुलना नियाग्रा जलप्रपात से की गई है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि दूध सागर जलप्रपात किन नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा, दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है और हाल ही में आयोग द्वारा इस प्रश्न को पूछा गया था कि दूध सागर जलप्रपात कहां पर है? तो आपका जवाब क्या होगा? गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर और कहां स्थित है? तो याद रखिएगा, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि कौन सी झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित है और यह खारे पानी की लैगून झील है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? चिल्का झील। यानी चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित है और यह खारे पानी की लैगून झील है। कौन? चिल्का झील। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि गोमती नदी का उद्गम कहां से है? तो याद रखिएगा, फुलहर झील से गोमती नदी का उद्गम है। अगला प्रश्न, और यह पीलीभीत में है। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि लोनार झील कहां पर है? तो महाराष्ट्र में। नक्की झील कहां पर है? राजस्थान में। कोलेरू झील कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। चंदुबी झील कहां पर है? तो असम में। याद रखेंगे, चंदुबी झील कहां पर है? असम में। हमीरसर झील कहां पर है? गुजरात में। ये वो झील हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। अगला देखिए, यहां पर एक चार्ट में भारत की नदियों का जो प्रवाह है वो लंबाई के दृष्टिकोण से यहां पर दिया गया है। गंगा नदी 2525 किलोमीटर लंबाई, गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर, नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर और महानदी 851 किलोमीटर लंबाई में है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी का नाम बताइए जिसका उद्गम मैदानी भाग से। तो अभी हमने आपको बताया कि फुलहर झील कहां पर है? पीलीभीत में। और वहां से किसका उद्गम है? गोमती नदी का। और गोमती नदी एकमात्र ऐसी गंगा की सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी भाग से है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सोन नदी का वास्तविक स्रोत कहां से है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? सोन नदी का वास्तविक स्रोत जो है वो अमरकंटक मैकाल पर्वत से है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका जवाब क्या होगा? गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे बड़ा जल संग्रह क्षेत्र किसका है? तो आपका जवाब होगा गोदावरी नदी का। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि हुंड्रू जलप्रपात कहां पर स्थित है और किस नदी पर? तो आपका जवाब होगा हुंड्रू जलप्रपात सुवर्णरेखा नदी पर, या इसको सुवर्णरेखा नदी भी कहते हैं। ये झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो अब आपका जवाब क्या होगा? कानपुर नगर। और मैं अगर आपसे एक प्रश्न पूछूं और आपके तथ्य को रिकॉल कराना चाहूं तो ये पूछ सकता हूं कि कानपुर नगर गंगा नदी के किस किनारे पर स्थित है? तब आपका जवाब क्या होगा? दाएं किनारे पर। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भूमि बंधित नदी या जो भूमिगत नदी कौन सी है? तो लूनी नदी भूमि बंधित नदी है। अगला प्रश्न देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि अंतःस्थलीय अपवहन का उदाहरण कौन सी नदी है? तो अब आपका जवाब क्या होगा? घग्गर नदी। यानी घग्गर नदी अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। और याद रखिएगा, इसका प्राचीन नाम क्या है? सरस्वती। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर कुछ शहर के नाम है और जिस नदी के तट पर बसे हैं उस नदी का नाम है। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। गोरखपुर शहर राप्ती नदी के तट पर, जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर, सूरत ताप्ती नदी के तट पर, अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर, नासिक गोदावरी नदी के तट पर, कोटा चंबल नदी के तट पर, लुधियाना सतलज नदी के तट पर, लखनऊ गोमती नदी के तट पर, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर,
आगरा यमुना नदी के तट पर, कटक महानदी के तट पर। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि नदी जोड़ने की पहली बार विचार सिंचाई इंजीनियर कौन है जिनके दिमाग में आया? तो आपका जवाब क्या होगा? विश्वेश्वरैया। यानी विश्वेश्वरैया एक सिंचाई इंजीनियर जिन्होंने पहली बार नदी जोड़ने के संबंध में बात कही। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वो कौन सा बैराज है जिसका निर्माण हुगली नदी में सिल्ट के जमाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया? तब आपका जवाब होगा फरक्का बैराज। इसका निर्माण हुगली नदी में सिल्ट के जमाव को रोकने के लिए किया गया और इसको राष्ट्र को समर्पित कब किया गया? 1975 में। अगला अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहां से है? तब आपका जवाब होगा इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिकी बैराज के निकट ब्यास और सतलज नदी के संगम से होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पोंग बांध बनाया गया है किस नदी पर? तो याद रखिएगा ब्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्थाओं में से कौन सी नहर है? गंग नहर। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहां से है? तो याद रखिएगा निचली गंगा नहर का उद्गम नरौरा बुलंदशहर से है। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तब आपका जवाब होगा शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि खातिमा शक्ति केंद्र कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा खातिमा शक्ति केंद्र शारदा नहर पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण कब और कहां हुआ? तब आपका जवाब होगा सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर किया गया और याद रखिएगा ये नौगांव के पास आधार तल से 163 मीटर ऊंचा बांध है। कौन सा? सरदार सरोवर बांध। और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो सरदार सरोवर परियोजना से लाभ लेने वाले राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान शामिल है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तब आपका जवाब क्या होगा? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भाखड़ा नांगल के पास किस नदी पर दो बांधों का निर्माण किया गया है? तब आपका जवाब क्या होगा? भाखड़ा और नांगल दो बांधों का निर्माण सतलज नदी पर किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कावेरी नदी का जो जल विवाद है ये किन राज्यों के बीच है? तब आपका जवाब होगा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। यानी 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुडुचेरी। यानी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच कावेरी नदी का जल विवाद है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है? तब आपका जवाब होगा हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा राज्य में और महानदी पर बनाई गई। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तब आपका जवाब होगा हीराकुंड बांध। याद रखिएगा हीराकुंड बांध संबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में लगभग 4801 मीटर मुख्य बांध की लंबाई है और यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि चंबल परियोजना किस नदी पर और किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो याद रखिएगा चंबल नदी पर चंबल परियोजना है और यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कल्पसर परियोजना कहां पर स्थित है? तब आपका जवाब होगा गुजरात में मीठे पानी की कल्पसर परियोजना है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मंगलम सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो आपका जवाब होगा मंगलम सिंचाई परियोजना केरल में है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बरगी, ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा बरगी, ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है चूका बांध भारत ने किस देश के सहयोग से इस परियोजना पर काम किया? तब आपका जवाब क्या होगा? चूका बांध परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि टिहरी बांध कहां पर है और किस नदी पर? तो आपका जवाब होगा टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर कहां से जल प्राप्त करती है? तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी नहर ब्यास, रावी और सतलज से जल प्राप्त करती है। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर एक चार्ट दिया गया है जिसमें परमाणु केंद्र हैं और वो किस राज्य में स्थित है ये पूछा जा रहा है। जैसे कैगा परमाणु केंद्र कर्नाटक में, कल्पक्कम तमिलनाडु में, रावत भाटा परमाणु केंद्र राजस्थान में, नरोरा परमाणु केंद्र उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु केंद्र है कौन सा? नरोरा। और कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। तारापुर महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बबली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? तब आपका जवाब होगा बबली प्रोजेक्ट का संबंध महाराष्ट्र से है।
अगला, महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में है? तो बिहार में। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो याद रखिएगा, ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी से संबंधित है। इसी प्रकार पूछा जाए कि बगलिहार पावर प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? तब आपका जवाब होगा बगलिहार पावर प्रोजेक्ट चिनाब नदी से संबंधित है, यानी चिनाब नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो याद रखिएगा, बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि परीक्षा बांध किस नदी पर है और किस राज्य में? तब आपका जवाब होगा परीक्षा बांध बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न भूजल संसाधन से है। इसमें जो पहला फैक्ट पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में देश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? तब आपका जवाब होगा नलकूप। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि नलकूप का कुल सिंचाई में कितने प्रतिशत का योगदान है? तब आपका जवाब होगा 46.22% का योगदान नलकूप द्वारा सिंचाई में किया जाता है। यानी जो टोटल सिंचाई होती है उस सिंचाई में नलकूप द्वारा जो सिंचाई का प्रतिशत योगदान है वो है 46.22%। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि नलकूप और अन्य कुओं को अगर जोड़ दिया जाए तो सिंचाई की जाने वाली भूमि का प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो 62.82%। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि नहरों द्वारा सिंचित भूमि 23.66%, तालाबों द्वारा सिंचित भूमि 2.52%। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार देश में सिंचाई की दृष्टि से निवल सिंचित क्षेत्र के आधार पर नंबर 1 पर कौन है? उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे कौन है? राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वर्ष 2015-16 में देश में किस राज्य में नलकूप द्वारा सिंचित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तब आपका जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2019 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015-16 में उत्तर प्रदेश की कितने भूभाग के पर सिंचाई की जाती थी? तब आपका जवाब क्या होगा? 74.9% भूभाग पर नलकूप द्वारा सिंचाई होती थी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए, अगला टॉपिक जो है वो है पर्वत, पहाड़ियां और हिमनद। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इसमें पूछा जा रहा है कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका जवाब क्या होगा? हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वलयों की तीव्रता और निर्माण की आयु के आधार पर हिमालय को कितने समानांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जाता है? ठीक है, मैं एक बार और आपको प्रश्न रिपीट कर दे रहा हूं। पूछा जा रहा है कि वलयों की तीव्रता और निर्माण की आयु के आधार पर हिमालय को कितने समानांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जाता है? तब आपका जवाब क्या होगा? 4 समानांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में हिमालय को बांटा जाता है। किसके आधार पर? तो वलयों की तीव्रता और निर्माण की आयु के आधार पर। वो 4 कौन से क्षेत्र हैं? ट्रांस हिमालय, जिसको जो कि कहां पर है? तिब्बत क्षेत्र में। वृहद हिमालय, जिसको हिमाद्री या महान हिमालय भी कहा जाता है। और तीसरा है लघु हिमालय, जिसको मध्य हिमालय भी कहा जाता है। और चौथा है बाह्य या उप हिमालय, जिसको शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न बनता है, हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी कौन सी है? तब आपका जवाब क्या होगा? शिवालिक श्रेणी जो है वो हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी है। और जो ऊपर आपको 4 समानांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में मैंने बांट के दिखाया, इसमें जो क्रम है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ का है। तब आप देखिए चौथे स्थान पर बाह्य या उप हिमालय है, जिसको शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। तो यहीं से प्रश्न बना दिया गया कि हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी कौन सी है? तो आपका जवाब हो गया शिवालिक श्रेणी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तब आपका जवाब क्या होगा? शिवालिक श्रेणी सबसे नवीन श्रेणी है, जो कि एक बलित पर्वत का उदाहरण भी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि दक्षिण से यदि हम उत्तर की ओर जाएं तो जो श्रेणियों का क्रम है वो कौन सा है? तो सबसे दक्षिण में शिवालिक, फिर उत्तर की तरफ जाएंगे तो धौलाधर, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। ठीक है, यानी अगर मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा बदल दूं, अगर मैं ये पूछूं कि उत्तर से दक्षिण की ओर श्रेणियों का क्रम क्या है, तब आपका जवाब क्या होगा? काराकोरम सबसे उत्तर में, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक। अब यहां पर प्रश्न में क्या किया? उसी को दक्षिण से उत्तर की ओर पूछ दिया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अरावली श्रेणी का विस्तार कहां से कहां तक है? तब आपका जवाब होगा अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान और हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। यानी आपको यहां पर अरावली श्रेणी की राज्यों, किन किन राज्यों में विस्तार है उसको भी याद रखना है, और इसकी टोटल लंबाई कितनी बन जाती है? 800 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अरावली श्रेणी का निर्माण कब हुआ? तब आपका जवाब होगा अरावली श्रेणी का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था।
अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी में कौन है? तब आपका जवाब होगा अरावली श्रेणी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तब आपका जवाब होगा गुरु शिखर, यानी गुरु शिखर अरावली श्रेणी की सबसे सर्वोच्च चोटी है। और ऊंचाई कितनी है इसकी? 1722 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण कौन से हैं? तो याद रखिएगा, विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, ये सभी अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जो सतपुड़ा श्रेणी है ये किस पठार का भाग है? तो याद रखिएगा, सतपुड़ा श्रेणी दक्कन पठार का भाग है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार किन राज्यों में है? तो आपका जवाब होगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों में सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सतपुड़ा श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई कहां पर है? तो याद रखिएगा, सतपुड़ा श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई महादेव पहाड़ी के पंचमढ़ी के निकट धूपगढ़ में मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, यानी धूपगढ़ का किस श्रेणी पर है? सतपुड़ा श्रेणी पर। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तब आपका जवाब होगा नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। अगला प्रश्न और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि नीलगिरी की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो याद रखिएगा, यदि नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर पूछा जाए तब आपका जवाब होगा दोदा बेटा। इसकी कितनी ऊंचाई है? 2637 मीटर। और यहां पर एक प्रश्न और बनता है, पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तब आपका जवाब होगा दोदा बेटा। दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा और नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा। ये दो प्रश्न बनते हैं। फिर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, आपका जवाब होगा अनाई मुड़ी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। और ये किस श्रेणी पर है? तो अन्नामलाई श्रेणी पर। यानी आपको दो बातें याद रखनी है, अन्नामलाई श्रेणी पर स्थित दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? अनाई मुड़ी। और दूसरी सर्वोच्च शिखर दक्षिण भारत की दोदा बेटा। और ये कहां पर? नीलगिरी पर। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि केरल में सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है? तो सह्यम पर्वतम के नाम से केरल में सह्याद्री नदी को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कार्डमम की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तब आपका जवाब क्या होगा? कार्डमम पहाड़ियां दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से में और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से में अवस्थित है। कौन सी? कार्डमम पहाड़ियां। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कार्डमम पहाड़ियों को किस नाम से और जाना जाता है? तो याद रखिएगा, कार्डमम पहाड़ियों को इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सेवराय की पहाड़ियां कहां पर अवस्थित हैं? तो आपका जवाब होगा तमिलनाडु के सलेम के पास सेवराय की पहाड़ियां स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है यारकांड, ये कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा, तमिलनाडु में ये हिल स्टेशन है जिसका नाम है यारकांड, ये सेवराय पहाड़ियों पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कामेत और त्रिशूल पर्वत शिखर भारत में किस राज्य में है? तब आपका जवाब होगा कामेत और त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि मरखा घाटी कहां पर है, यानी किस राज्य में? तो आपका जवाब होगा मरखा घाटी लद्दाख, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, कि एक प्रसिद्ध घाटी है। और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। यानी मरखा घाटी का संबंध लद्दाख से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तब आपका जवाब होगा माउंट गार्डविन ऑस्टिन। ये भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, माउंट गार्डविन ऑस्टिन, जिसको केटू के नाम से भी जाना जाता है। और अगर पूछा जाए कि माउंट गार्डविन ऑस्टिन अर्थात केटू किस पर्वत श्रेणी पर है? तब आपका जवाब होगा काराकोरम पर्वत श्रेणी पर। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि समुद्र तल से केटू अर्थात माउंट गार्डविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा पर्वत शिखर पाक अधिकृत कश्मीर का में अवस्थित है? तो याद रखिएगा, केटू, जिसको माउंट गार्डविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि नंदा देवी की चोटी भारत में किस क्रम में आती है? तो याद रखिएगा, भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है। कौन सी? नंदा देवी चोटी। याद रखिएगा, केटू को अभी आपने नंबर 1 पर रखा था 8611, दूसरे नंबर पर कंचनजंगा 8598 मीटर, तीसरे नंबर पर नंगा पर्वत है और चौथे नंबर पे कौन है? नंदा देवी चोटी है। यानी कि ये 4 सर्वोच्च चोटी का क्रम भी आपको मालूम होना चाहिए और
अधिकतर की आपको ऊंचाई भी याद रखनी चाहिए, कम से कम टॉप 3 की तो ऊंचाई आपको याद होनी चाहिए। यानी कि अगर ये पूछा जाए, ये तो आपने जान लिया कि भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है, और अगर इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो 7,816 मीटर है। इसकी ऊंचाई के संदर्भ में भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पाल घाट दर्रा किन श्रेणियों के मध्य में है? तो याद रखिएगा पाल घाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट ये किसके प्रमुख दर्रे हैं? तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। यहां पर एक लिस्टिंग दी गई है जो कि भारत के प्रमुख हिमनद और उनकी लंबाई से संबंधित है। इसमें देखिए जो सबसे पहला हिमनद है वो है सियाचिन। इसकी लंबाई कितनी है? 76.64 किलोमीटर। यहां पे आपको प्रमुख तौर पर 5 जो टॉप हिमनद हैं उनको याद रखना है। बाल्टोरो, ये लंबाई कितनी है इसकी? 58 किलोमीटर यानी 58 किलोमीटर। चोंगोलुंगमा ग्लेशियर यानी हिमनद, ये 50 किलोमीटर लंबा। बियाफो हिमनद 60 किलोमीटर लंबाई और गंगोत्री हिमनद 30 किलोमीटर लंबाई है। इसके अलावा रुंडुन 19 किलोमीटर, कंचनजंगा 16 किलोमीटर और केदारनाथ 14 किलोमीटर लंबा हिमनद है। अगला जो चार्ट दिया गया है ये भारत के प्रमुख दर्रे हैं और वो किस राज्य में है इनसे संबंधित है, और परीक्षा में एक प्रश्न यहां से निश्चित तौर पर आना है। इसमें जो नाम दिया है पहला वो है रोहतांग दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, नाथुला ला दर्रा सिक्किम में है, नीति दर्रा उत्तराखंड में, नीति और लिपुलेख ये दोनों दर्रा उत्तराखंड में है, सिपकी ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बुमला अरुणाचल प्रदेश में, माना दर्रा उत्तराखंड में, जेलेपला सिक्किम में है, मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, भोर घाट दर्रा महाराष्ट्र में, पाल घाट दर्रा केरल में, जोजिला दर्रा लद्दाख में, डाफला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कोरोमंडल तट का विस्तार कहां से है? तो याद रखिएगा कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश की फाल्स डीवी बिंदु से तमिलनाडु के केप कैमोरिन अर्थात कन्याकुमारी तक कोरोमंडल तट का विस्तार है। यानी कोरोमंडल तट का विस्तार कहां पर है? आंध्र प्रदेश के फाल्स डीवी बिंदु से तमिलनाडु के केप कैमोरिन अर्थात तमिलनाडु तक विस्तार है कोरोमंडल तट का। यानी कोरोमंडल तट कहां पर है? पूर्वी घाट पर है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि पर्यटन स्थल और कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा अगर पूछा जाए कि माउंट आबू तो अरावली पहाड़ियों पर, कोडाई कनाल पलनी पहाड़ी पर, उटक मंड यानी जिसको ऊटी कहा जाता है नीलगिरी पहाड़ी पर। यहां आप ज्यादा गलती करते हैं, याद रखिएगा शिमला धौलाधर श्रेणी पर। अगला है, अगला प्रश्न है शांत घाटी का किस राज्य में है? तो याद रखिएगा शांत घाटी केरल में अवस्थित है। इसी प्रकार पूछा जाए कि पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में? तो याद रखिएगा मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल श्रेणी है। अगला प्रश्न है किस राज्य की संरचनात्मक घाटियों को दून कहा जाता है? तब आपका जवाब होगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है पूछ रहा है कि कुल्लू घाटी किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो आपका जवाब होगा कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पर्वत है ये किस युग में निर्मित हुआ? तब आपका जवाब होगा भारत का प्रायद्वीपीय पर्वत पैलियोजोइक युग में निर्मित हुआ। अगला प्रश्न है पूछ रहा है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो आपका जवाब होगा 7,516.6 किलोमीटर भारत की तट रेखा की लंबाई है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अजंता पर्वत श्रेणी किस राज्य में है? तो याद रखिएगा अजंता पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में है और ये केवल एक ही राज्य में विस्तार है। यहां एक प्रश्न और पूछता है कि भारत का ऐसा कौन सी पर्वत श्रेणी है जिसका विस्तार केवल एक ही राज्य में है? तब आपका जवाब क्या हो जाएगा? अजंता पर्वत श्रेणी। और किस राज्य में विस्तार है? तो महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो आपका जवाब क्या होगा? गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। अगला प्रश्न है पूछ रहा है कि भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तब आपका जवाब होगा भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं। अगला टॉपिक है मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र से संबंधित। पूछा जा रहा है कि किस मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है? तब आपका जवाब क्या होगा? थार मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा थार मरुस्थल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और एक बात और याद रखिएगा थार मरुस्थल पश्चिमी भारत और दक्षिण पूर्व पाकिस्तान में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है पूछ रहा है कि संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? थार मरुस्थल संसार का सबसे जनसंख्या वाला मरुस्थल है। अगला प्रश्न, अगला जो टॉपिक है वो है वन। याद रखिएगा इस टॉपिक में जो करंट से संबंधित डेटा है जो वन रिपोर्ट 2021 है उसको करंट अफेयर्स में कंप्लीट करा दिया गया है। आप प्लेलिस्ट से उसको कंप्लीट कर लेंगे।
वन से संबंधित जो ट्रेडिशनल पोर्शन है उसको यहां कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है ये पूछा जा सकता है आपसे कि भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं, तब आपका जवाब होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जल की उपलब्धि के आधार पर यानी जल की उपलब्धता के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा जाता है, तो 2 भागों में। कौन कौन सा, आर्द्र और पर्णपाती वन। यदि आप इसको पूरा नाम देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ये 2 प्रकार जल की उपलब्धता के आधार पर बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि यदि यह पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र पर किस वन का विस्तार है, तब आपका जवाब होगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन यानी उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। और यदि पूछा जाए कि दूसरे नंबर पर सर्वाधिक विस्तार किस वन का है भारत में, तब आपका जवाब होगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। याद रखेंगे, यहां से एक प्रश्न जरूर बनता है। अब यहां पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के कुछ उदाहरण पूछे जा रहे हैं और ये जो उदाहरण है ये शुष्क और आर्द्र मिलाकर है। सागौन और साल ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के उदाहरण है, सागौन और साल। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किसको उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा कहते हैं, तो याद रखिएगा सिनकोना को उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसे जंगल की आग कहा जाता है, तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। ठीक है, किसको, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किस फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कहा जाता है, तो याद रखिएगा पलाश के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत में किसको मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में रखा गया है, तब आपका जवाब होगा महोगनी। यानी अगर आपसे यह पूछा जाए कि महोगनी किस कैटेगरी में आता है, तो भारत में महोगनी को मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की श्रेणी में रखा जाता है। बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है खेजरी। और एक बात याद रखिएगा, खेजरी वृक्ष को मरुस्थल का राजा भी कहा जाता है। यानी पूछा जाए कि मरुस्थल का राजा, तो आपका जवाब होगा खेजरी वृक्ष। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि उत्तराखंड के चीड़ वनों से प्राप्त होने वाला लीसा क्या है, तो ये एक महत्वपूर्ण गैर प्रकाष्ठ वन उपज है। ठीक है, क्या नाम है, लीसा। ये क्या है, गैर प्रकाष्ठ वन उपज है और कहां से प्राप्त होता है, तो उत्तराखंड के चीड़ वनों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि लीसा से कौन सा तेल बनाया जाता है, तो याद रखिएगा लीसा से विरोजा और तारपीन का तेल बनाया जाता है। इसका उपयोग कागज उद्योग, साबुन और पेंट में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि सुंदरवन किसका उदाहरण है, किस लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा भारत में सुंदरवन मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि भोजपत्र कहां मिलता है, तो याद रखिएगा भोजपत्र वृक्ष जो है ये हिमालय में मिलता है। अगला तथ्य है कि फर्न में फूल नहीं होते हैं। याद रखेंगे फर्न में फूल नहीं होते हैं। इस प्रकार आपके भारत के भूगोल का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। आगे आप खनिज संसाधन से आगे देखेंगे। आप अपनी तैयारी को सतत जारी रखें। ऑनलाइन स्टडी ग्रुप आपकी तैयारी को और अच्छा करने का निरंतर प्रयास करेगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।